फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मेगा ड्राइव। तो मैंने पिछली वीडियो रोबोटिक आर्म के बारे में बनाई थी। मैं उससे रिलेटेड वीडियो अगली वीडियो अपलोड कर दूँगा उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो को अपलोड करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कि मेगा ड्राइव है क्या। मेगा ड्राइव जैसे कि रॉकेट है। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि फ्यूल बर्न होके पीछे से निकलता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फ्यूल बैकवर्ड एंड जो रॉकेट का मूवमेंट है वो अपवर्ड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें मेगा ड्राइव की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, मेगा ड्राइव की जो स्पीड है वो रॉकेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ये शुरू में तो बहुत स्लो चल रहा है, पर बाद में इसकी स्पीड बढ़ती रहती है और अगर बढ़ती रहे तो ये तब तक नहीं रुकती बढ़ने से जब तक इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास ना हो जाए। मतलब कि 10,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। शुरू में तो स्लो चलेगा, बाद में इसकी जो पावर है वो, मतलब जो इसकी स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे जब तक लाइट की स्पीड के आसपास ना पहुंच जाए। आप इनको देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फोटो है इस आदमी का, ये दरअसल एक फिजिसिस्ट हैं। इनका काफ़ी यूनिक अप्रोच था और इन्होंने ही इसे मेगा ड्राइव को डेवलप किया है। इनका यूनिक अप्रोच ये था कि वाइब्रेशन के द्वारा स्पेसक्राफ्ट को मूव कराना। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सही ढंग से डायरेक्ट करते हैं तो फोर्स भी फॉरवर्ड लगेगा एंड मूवमेंट भी फॉरवर्ड ही होगा, मतलब रॉकेट की तरह नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमें स्पीड भी ज़्यादा मिल रही है। और ये काम कैसे करेगा? ये काम करता है क्रिस्टल की वजह से। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और इसी के इफ़ेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर हम इसे स्ट्रेस देते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हमें स्ट्रेस, मतलब वाइब्रेशन देता है। तो ऐसे ही ये काम करता है। अब ये स्पेस में करेगा कैसे काम? इसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर उसमें लगे सोलार पैनल्स। अब इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रिलेटिविटी इफेक्ट भी मिलेंगे, जैसे टाइम डायरेक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और भी काफ़ी सारे इफेक्ट मिलेंगे। और इससे फ़ायदा क्या है? सोलर सिस्टम में ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। स्पेस को एक्सप्लोर करना भी आसान हो जाएगा। और जो है, हम आपको अब आगे अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। रुको, पहले मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। वुडवर्ड यानी इन फिजिसिस्ट की ये जो टेक्निक है ये वर्क करती है लॉ ऑफ इनर्शिया पे, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मतलब कि इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा रेस्ट और मोशन तब तक कंटिन्यूस होता रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए उसे रोकने के लिए या उसे मूवमेंट देने के लिए। तो जो अर्नेस्ट, एक और फिजिसिस्ट थे अर्नेस्ट मैक, उनका कहना था कि जो रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो रेजिस्टेंस आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में महसूस करते हो वो स्पेस में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब एक टेबल है, यहाँ एक टेबल है, एक यहाँ पे बुक रखी है, ये बुक ज़्यादा बड़ी बन गई पर ये बुक ही है, और एक पेन है। अब आप जितना रेजिस्टेंस इस पेन को मूव कराने में महसूस करोगे वो यूनिवर्स में मौजूद हैवली बॉडी के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब आप सब ने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ज़रूर सुना होगा, उसके बारे में आप पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू G, जो एक कांस्टेंट है, मास 1 मास 2 अपॉन में डिस्टेंस या फिर रेडियस का स्क्वायर। तो मतलब जैसे कि दो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ये दो प्लैनेट्स हैं, इन दो, ये आर और डिस्टेंस का क्या चक्कर है, मतलब इन दोनों में से ये दोनों ही क्यों, मतलब कि या तो डिस्टेंस या तो होना चाहिए था रेडियस। तो देखिए, पहले रेडियस मतलब कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का नहीं, डिस्टेंस मतलब इन दोनों के रेडियस के बीच का।
जितना डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के बीच में वो डिस्टेंस, इसलिए हम दोनों लिख सकते हैं। पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जितना रेजिस्टेंस आप एक पेन को मूव करने में महसूस करते हो वो यूनिवर्स में मौजूद हैविली बॉडी के डिस्टेंस में डिपेंड करता है। अब मैंने आपको फिर यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताया। तो बात ये थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे उसका मास होना चाहिए, उसका मास कम है या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मास होना चाहिए। अगर मास है तो ग्रेविटेशनल पुल भी होगा। अब जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है वो भी डिपेंड करता है किस पे, मास पे। चाहे ये कितना भी कम कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, पर अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा, चाहे वो कम हो पर वो है। अब यूनिवर्सल लॉ भी इस पे डिपेंड करता है, इसके मास पे, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी मास पे ही डिपेंड है। लॉ ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटेशनल पुल दोनों ही मास पे डिपेंड है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कुछ एक जैसे हैं, मतलब ये आपस में रिलेटेड हैं। और इस बात से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एग्री किए थे अर्नेस्ट मैक की बात से। तो और उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी इंक्लूड किया था। हालांकि इसमें काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है जिसमें मैथमेटिशियन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया काफ़ी डिस्टेंस में मौजूद हैविली बॉडी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जैसा कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है, E=mc²। अब जो मास है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी मास पे डिपेंड करता है और इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है। मतलब कहीं ना कहीं इनर्शिया और ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम आइंस्टाइन की इस बात से एग्री करते हैं तो प्रोपेलेंट लेस प्रोपेलेंट सिस्टम पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि E=mc² में देखा गया है। जैसे कि जो एनर्जी में अगर कुछ चेंज होता है तो उसका असर मास पे भी पड़ेगा, मास में भी बदलाव आएगा। और मास मतलब ग्रेविटेशनल पुल किस पे। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है, और E=mc² के हिसाब से एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर एनर्जी में कुछ बदलाव होता है तो मास में भी कुछ बदलाव होगा। इसका मतलब है कि एनर्जी, ग्रेविटेशनल पुल और इनर्शिया कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। चलिए अब वुडवर्ड के डिज़ाइन को प्रैक्टिकली देखते हैं। अब थ्योरेटिकल बातों से हटकर प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनका ये मेगा ड्राइव काम कैसे करता है। दरअसल फिजिसिस्ट डॉक्टर वुडवर्ड के डिज़ाइन में पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ 2 ब्लॉक कनेक्टेड हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को क्रिस्टल में पास किया जाता है तो वाइब्रेशन के कारण उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। इसके कारण एक ब्लॉक थोड़ा सा मूव करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी दोबारा रिमूव किया जाता है तो क्रिस्टल दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तब वो वापस आता है तो वह पीछे वाले, इस तरीके से दिखता है कुछ, तो पीछे वाले ब्लॉक को भी अपने साथ लेकर आता है। मतलब पहले केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ, जब दूसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव किया गया तब भी दूसरे ब्लॉक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आया। मतलब मास के कारण, इनर्शिया के कारण, या यूं कहें कि मैक प्रिंसिपल के कारण ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया। पहले केस में एक्सपेंशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक्सपेंशन हो रहा है तो मोशन भी होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी घटेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, पीछे वाला ब्लॉक आगे को मूव करेगा। ओवरऑल देखोगे तो वाइब्रेशन के साथ साथ इन ब्लॉक का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है।
ये तो बात हुई वाइब्रेशन की, इसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैक प्रिंसिपल के हिसाब से इनर्शिया और ग्रेविटेशनल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब मेगा ड्राइव में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को फ्रैक्चुएट करती है तो पार्टिकल उस मूवमेंट में एक्सेलरेशन करता है। जब पार्टिकल का मास हैवी हो जाता है, बाकी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा और इसी पुल के कारण थ्रस्ट क्रिएट होता है, जिससे लगातार एक्सेलरेशन भी होता है। अगर मेगा ड्राइव स्पेसक्राफ्ट में लगा दिया जाए तो काफ़ी थ्रस्ट पैदा होगा और स्पेस ट्रैवल करा पाए, तो साथ साथ इतनी वेलोसिटी भी अचीव हो जाएगी कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे। जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो ब्लॉक में एक्सपेंशन होता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो ब्लॉक में एक्सपेंशन होता है, इसके साथ ही साथ करंट की वजह से डिस्क थोड़ी सी हैवी हो जाती है। इसके कारण वो ब्रास के ब्लॉक को पुल करती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को रोका जाता है तो थ्रस्टर हल्का सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। तो वुडवर्ड ने एब्जॉर्व किया कि मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन या फिर कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन की एब्जॉर्व किया कि थ्रस्टर सफिशिएंट अमाउंट में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम इन्हें स्पेसक्राफ्ट में लगाएंगे तो हम लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच सकते हैं। और वुडवर्ड ने तो ये भी कहा कि थ्योरेटिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and don't forget to subscribe.